अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज टॉपिक है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन बाकियों की मैंने नहीं लिखी। मैं जल्दी जल्दी उनको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। तो जो मैं सबसे पहले चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वो तो पहले ये पता होना चाहिए हमें कि जनाब ये हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको कहते हैं। और यहां पर मैं एक लाइन लगाऊंगा और इसका मैं कंपैरिजन करवाने जा रहा हूं किससे, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस से। ठीक है, फोर्स जो एटम्स को, आइंस को, मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखे उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। देखें, जो इंट्रा है उसके बारे में हम ये कहते हैं वो होती है बच्चों विदन मालिक्यूल। ठीक है, वो विदन मालिक्यूल होती है। और जो इंटर होती है वो होती है बिटवीन मालिक्यूल्स, पहली बात। अच्छा, ये डिस्कस करती है हमारे पास नेचर को। मैं इंट्रा की बात कर रहा हूं, नेचर से मुराद क्या होगा। या अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो मैं या बोलूंगा जी आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब मैं इंटर की बात करता हूं तो बेसिकली मैं बात करता हूं स्टेट की। इंटर किसकी बात करता हूं, स्टेट की। मसलन अगर कोई मॉलिक्यूल, आयन, एटम सॉलिड है, लिक्विड है, या उसका फेज क्या है, गैस, तो मैं बात कर रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। और अगर मैं इंट्रा की बात करता हूं तो मैं आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट की बात करता हूं। क्लियर हो गया। जो इंट्रा होता है बेसिकली ये, इसका कंसर्न होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से। इसका कंसर्न किससे होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज से। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो कंसर्न होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, और जो इंट्रा हैं वो होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। और जो इंट्रा होती हैं वो होती हैं स्ट्रांग, और जो इंटरमॉलिक्यूलर होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। ठीक है, तो अब ये अब हर स्टूडेंट को पता है। जारी बात, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टूडेंट हैं, कि अगर मैं इनकी बात करता हूं इंट्रा की, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो वो उनमें कौन आता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और इसके साथ कौन सा ग्रुप आ जाए, छठा ग्रुप आ जाए, या सातवां। और भी बनाते हैं लेकिन फेमस नहीं है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भाई, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूं एक्सप्लेन करने, बारी बारी एक एक फोर्सेस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैं फोर्स एक्सप्लेन करूंगा वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती है, यहां मैं हेडिंग देता हूं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये क्या होती हैं, अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। अब मैंने यहां एक लफ्ज यूज किया कि एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो इसका पता हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। अगर उन दोनों मालिक एटम्स में मालिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो पोलर हैं। जिस तरह क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और हाइड्रोजन क्या हो गया, पार्शियल। तो इन दोनों के दरमियान क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। और ये फोर्सेस जितनी मजबूत होंगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज उनकी ज्यादा है, मतलब उस एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और इनका जो तलक है डिस्टेंस से इनका इनवर्स तलक है। तो यहां मैं लिखता हूं इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस से इनका क्या है, इनवर्स तलक है।
तो मैं लिखता हूं DDF, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक हो गया। अगर इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा तो डाइपोल फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे। क्लियर हो गया। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कौन सी होती हैं, दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर। और कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल, उनके दरमियान पोलर फोर्सेस, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी। ठीक हो गया। जो दूसरी मैं फोर्सेस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, वो हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती है। देखें, अगर एक मॉलिक्यूल है पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किसके दरमियान होती है, दोनों मॉलिक्यूल पोलर। और डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस किसके दरमियान होती हैं, अगर एक पोलर हो और एक कौन सा हो आपके पास, नॉन पोलर हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो शॉर्ट सी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, तो देखते हैं जी। अब यहां पर आप, ये मॉलिक्यूल हो गया बच्चों पोलर। ये क्यों मॉलिक्यूल है पोलर, पोलर का मतलब क्या, एक उसका पॉजिटिव एंड होगा, एक उसका कौन सा होगा, नेगेटिव एंड होगा। जैसे क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। जो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो सर्कुलर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ इक्वल होती है। ठीक है। तो इन दोनों में फोर्सेस कैसे डेवलप होंगी, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका पॉजिटिव एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसमें भी डाइपोल इंड्यूस कर देगा। ठीक हो गया। हम क्या बोलते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन दिस वे पोलैरिटी इज इंड्यूस। ठीक है। इसकी भी, ये भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये मॉलिक्यूल भी, इसमें भी पोलैरिटी क्या होगी है, इंड्यूस होगी। ठीक है। रहेंगे अलाइन, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस तरह लाइन होते, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। क्लियर। तो डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस क्या होती हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करके उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक हो गया। और ये कोई इतनी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है। स्ट्रांग फोर्सेस कौन सी थी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, वो आपके पास क्या थी, काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। जो तीसरी फोर्स मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है। या इनका पूरा नाम ले लेते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस क्यों कहते हैं। अच्छा जी, रिपीट कर लेते हैं। पहली फोर्सेस थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होना जरूरी था, पोलर। दूसरी कौन सी थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, उसमें एक मॉलिक्यूल पोलर होता है और दूसरा कौन होता है, नॉन पोलर होता है। तीसरी फोर्सेस आ गई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो हीलियम लिखा है, हीलियम तो सिंगल है या एटम है। भाई एटम की डेफिनेशन ये है, वो सिंगल होता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हीलियम नोबल गैस है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसी तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, तो इस वजह से एटम भी है, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है। वो मॉलिक्यूल एटम की डेफिनेशन के मुताबिक। अच्छा, अब होता यह है कि इसके बारे में जो लंदन था, फ्रिट्ज लंदन था, उसका ख्याल ये था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो ऐसे होते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, इसमें ये है और इसमें ये, तो दोनों के दरमियान फोर्स कैसे डेवलप हो गई। अच्छा, इसका ख्याल ये था कि एक मॉलिक्यूल के जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो साथ वाले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के मूविंग इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है, रिपेल कर देता है, और इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है कि पॉजिटिव पार्ट एक तरफ और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ। हीलियम नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड शेप क्या होगी, पॉजिटिव पार्ट एक तरफ और इलेक्ट्रॉन एक तरफ। ठीक हो गया। व्हेन एटम ऑफ हीलियम कम क्लोज टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, इन दिस वे टेम्पोररी डाइपोल इज क्रिएटेड एट दिस पर्टिकुलर एटम हैव नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द अनदर साइड। अब ये इसको भी, दूसरे मॉलिक्यूल की भी शेप को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और उसको भी डिस्टर्ब करके इस फॉर्म में ले। तो ये सिलसिला चलता गया। ठीक हो गया। अब ये टेम्पोररी फोर्सेस हैं और बहुत ही ज्यादा
वीक फोर्सेस है, और इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बहुत सिंपल। हीलियम मालिक्यूल दोनों नॉन पोलर, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टार्टेड हो जाएगी। पॉजिटिव न्यूक्लियर एक तरफ और इलेक्ट्रॉन एक तरफ, साथ वाले मालिक्यूल को भी वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और उसमें भी टेम्पोररी डाइपोल बन जाएगा। तो वीक फोर्सेज हैं, शॉर्ट फोर्सेज हैं, और इंतहाई कमजोर है, इनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है। अब इन ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन हुई है, इसे हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन ये होगी एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, कि ये वो इलेक्ट्रॉन कितना एक साइड पर हो जाते हैं। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड करती हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का तल्लक किससे होता है? साइज से। अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मसलन CH4 साइज छोटा है, इसी तरीके से C5H12 साइज बड़ा है, तो ये गैस है और ये लिक्विड है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर किस पे डिपेंड करती हैं ये, ईज ऑफ डिस्टॉर्शन पर। ईज ऑफ डिस्टॉर्शन, कि अगर ये शेप है और इस शेप से ये वाली शेप कितनी आसानी से बनती है। ठीक है। साइज बड़ा होगा तो ये शेप आसानी से बन जाएगी। तीसरे नंबर पर किस पे डिपेंड करती है, पोलैरिजेबिलिटी से। और पोलैरिजेबिलिटी का भी ताल्लुक किससे होता है बच्चों, साइज से होता है। और अगर साइज बड़ा है, ईज ऑफ डिस्टॉर्शन ज्यादा है, पोलैरिजेबिलिटी ज्यादा है, तो फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और मॉलिक्यूल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक हो गया। आखिरी जो फोर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, इसके बारे में जो डेफिनेशंस लिखी जाती हैं वो मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, लेकिन एक बुक में इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल लिखी हुई है। डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। ये मॉलिक्यूल हो गया बच्चों वाटर का, ये पोलर मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल होगा वाटर का दूसरा, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो दरमियान में फोर्सेस कौन सी होनी चाहिए थी, डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। डाईपोल डाईपोल फोर्सेस क्या है, दोनों मॉलिक्यूल अगर क्या हो, पोलर हो। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन कुछ और है, ये देखें। यहां अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाता हूं ये, और अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल दूसरा बनाता हूं यहां पर, तो इन दोनों के दरमियान फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे। बच्चों ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इतना ज्यादा नेगेटिव है, और हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, 1s1। ठीक है। और हाइड्रोजन के पास शेल भी एक ही है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक हो गया। तो इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन का क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को तो इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया, ज्यादा नेगेटिव थी ना। तो फिर इस हाइड्रोजन का ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव है, ये एक साथ वाले मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, और ये वीक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बन जाती है। ये है फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया हो। मैं एक बार इसी की डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को एक दफा क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो इसको। ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन बहुत नेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक था, तो बाकी क्या बचा इसका, न्यूक्लियस। तो ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये साथ वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसके लॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये फोर्स कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वीक कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड में भी तो यही होता है, एक ऐसा एटम होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और दूसरा एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन लेट्स सपोज, और उस पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। ठीक है। तो ये भी वीक कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड की तरह ही होता है। ठीक है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज समथिंग एल्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों कोवलेंट बॉन्ड से भी कमजोर है। मैंने बताया ना, ये सारी फोर्सेज हैं, हम इन्हें ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं कह सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड भी ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने आपको इनकी क्या बता दी, फोर्सेस वगैरह मैंने बता दी। ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन में चलते हैं कि टोटल फोर्सेस कितनी है। सबसे जो स्ट्रांग फोर्स है, मैं बाण की बात नहीं कर रहा, सबसे स्ट्रांग फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स। उसके बाद स्ट्रांग फोर्स है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद स्ट्रांग फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। उसके बाद स्ट्रांग फोर्स है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और सबसे वीक कौन सी है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हर मॉलिक्यूल में होती है, पोलर में और, लेकिन ये ज्यादा डोमिनेंट किस में होती है? अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। ये मैंने पूरी आपको तरतीब बना के दी थी। क्लियर होगी जी बात सारी? अब आयनिक बांड को भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, कोवलेंट को भी कर दिया, कोऑर्डिनेट को भी थोड़ा सा कर दिया मैंने। मैं थोड़ा सा मेटेलिक बांड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेटेलिक बांड क्या होता है। जरा गौर कीजिए। पहली बात क्लियर कर लें कि पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये इनमें मेटल होते हैं, किसको फॉलो करते हैं? मेटेलिक बांड को फॉलो करते हैं। अच्छा, मेटेलिक बांड कैसे फॉलो करते हैं? ये थ्योरी है इलेक्ट्रॉन सी पोल थ्योरी। ये क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन सीपीएल थ्योरी कहती है कि अगर सोडियम है तो, सोडियम के मैं कन्फिग्रेशन लिख लेता हूं, 2 8 1। टोटल कितने शेल हैं इसके पास? तीन। तीन शेल हैं तो उसका पीरियड नंबर भी 3 है। तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सीपीएल थ्योरी कहती है कि एटम के आखिरी शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको लूज कर देगा। इसी तरीके से एक और सोडियम होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसी तरीके से हम हजारों सोडियम के एटम लेंगे, तो सारे एटम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे बच्चों? लूज कर देंगे। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है ये जो फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो अपनी जगह पर रुके हुए नहीं, तैर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। इन फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और इन कैटाइंस के दरमियान में जो फोर्स है उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया? और ये अगर मेटेलिक बॉन्ड में इसकी बात करूं जी, ये वाला मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या ये वाला मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या ये वाला मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड एल्यूमिनियम का है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जितना ज्यादा क्या चार्ज होगा मेटल के ऊपर, प्लस का, उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर हो गया? तो ये मेटेलिक बॉन्ड, इसी वजह से मेटल क्या होते हैं बच्चों? मेटल गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हर टाइम घूमते रहते हैं। आप एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस एनर्जी को आगे क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मजीद जो पॉइंट है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया? तो ये इसको थोड़ा सा आपने क्लियर करना है, समझना है इस टॉपिक को कि फोर्सेस क्या होती हैं और बॉन्ड क्या होता है। ओके बच्चों, गुड लक।